नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिवोटेड लर्नर्स पर। डिवोटेड लर्नर्स जो कि आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास का तीसरा सीरीज लेकर आ चुका है। और हमने जैसे पहले भी कहा है कि 3 घंटे के अंदर 20-20 मिनट के क्लिप्स के माध्यम से हम पूरी हिस्ट्री को आपके साथ कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आपकी आगामी जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिले। दोस्तों, इसके पहले के 2 सेशन का आपने लाभ उठाया होगा, देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो देख लीजिए। फीडबैक जो है वो कमेंट सेशन में दे दीजिए, जिससे कि मुझे भी इसके बारे में जानकारी मिल सके कि आप लोग को ये सेशन कैसा लग रहा है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि आपको डेली हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जो सेशन अभी चल रहे हैं, इसके नोटिफिकेशंस मिल सकें, आपको कोई नुकसान ना हो। दोस्तों, आज मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास के तीसरे दिन हमारी जो चर्चा होगी वो 1857 से लेकर 1905 के उन प्रमुख तथ्यों पर चर्चा होगी जो कि आपके आगामी परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के सफर की कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। दोस्तों, जब हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था, जिसको हिंदी में धन का बहिर्गमन सिद्धांत कहते हैं। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रीन ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, और दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया का, जिसमें उन्होंने पहली बार धन के बहिर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के लेख के माध्यम से इसकी व्याख्या की थी। वर्ष 1905 में इसे एविल ऑफ ऑल एविल्स अर्थात अनिष्टों का अनिष्ट कहा गया। इसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये जो अवधारणा थी धन का बहिर्गमन के सिद्धांत की, इसमें भारतीय धन संपत्ति एवं माल का अविरल प्रवाह जो कि इंग्लैंड की ओर हो रहा था, उसके बदले में भारत को पर्याप्त आर्थिक, व्यापारिक अथवा भौतिक लाभ का जो अभाव था, इस पर यह चर्चा की गई थी। इसके प्रतिपादन के बारे में मैंने आपसे बात की। इसका जो स्वरूप है वो सरकार की खरीद नीति, होम चार्जेस अर्थात भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत के को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय जो कि 1919 तक हो रहा था, तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन के ऊपर जो है वो चर्चा की गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस पर अन्य जो प्रतिपादक थे यानी कि अर्थशास्त्री जो और थे, वो महादेव गोविंद रानाडे थे, जिनका जन्म 18 जनवरी 1842 को हमें देखने को मिलता है। ये सामाजिक और आर्थिक सुधारक भी थे, और इन्होंने औद्योगिकरण और कल्याणकारी योजनाओं में यकीन रखने की वजह से उन्हें भारतीय अर्थशास्त्र का पितामह भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कभी आपसे प्रश्न पूछे कि भारतीय अर्थशास्त्र का पितामह कौन है, तो उत्तर आपके दिमाग में आ चुका होगा, महादेव गोविंद रानाडे। दोस्तों, महादेव गोविंद रानाडे जी के बारे में अगर हम बात करें, तो उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और विधवाओं के दोबारा विवाह पर जोर भी दिया था। इसके अलावा इन्होंने प्रार्थना समाज और इंडिया नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की सह स्थापना की, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने में भी इनकी अहम भूमिका थी। बॉम्बे के एल्फिंस्टोन कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर इन्होंने अपने काम की शुरुआत की, और बाद में ये बॉम्बे हाई कोर्ट के जज भी बने। मराठा इतिहास में इनकी खासी दिलचस्पी थी, जिस वजह से इनको राइज ऑफ द मराठा पावर भी इन्होंने लिखा। तो ये इनके बारे में जानकारी थी। लेकिन इसके अलावा और भी जानकारी अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप जान जाइए दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ा सा और भी। दोस्तों, ये फर्स्ट इंडियन थे जिनको की मेंबरशिप मिला था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। फर्स्ट इंडियन थे जो कि प्रोफेसर बने थे एल्फिंस्टोन इंस्टीट्यूट में 1850 में, और ये नेशनल कांग्रेस के फाउंडर भी थे, और क्लासिफाइड थे ये मॉडरेट लीडर इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ये लिया गया है इंडिया टुडे से आपके लिए। दादा भाई नौरोजी के बाद हम बात कर रहे थे महादेव गोविंद रानाडे। इसके बाद एक और नाम आता है एक अर्थशास्त्री का,
जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त के लेख इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उल्लेख है। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1896 में हुआ था, वे आधिकारिक तौर पर धन के बहिर्गम सिद्धांत को स्वीकृति दी। तो एक प्रश्न आपसे आयोग पूछ सकता है कि 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर धन के बहिर्गमन सिद्धांत की स्वीकृति किसके द्वारा दी गई थी? उत्तर क्या है? आ गया दिमाग में? बिल्कुल आ गया होगा, रमेश चंद्र दत्त। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अब भारतीय अर्थव्यवस्था पे इसके प्रभाव क्या पड़े? और भारतीय अर्थव्यवस्था पे इसके प्रभाव के बारे में अगर आप चर्चा करोगे दोस्त, तो इसके क्या-क्या प्रभाव पड़े? तो इसके प्रभाव आपको क्या देखने को मिल रहा है? सबसे पहले अनऔद्योगीकरण हुआ, जिससे भारतीय हस्तशिल्प उद्योग ह्रास होने लगे। भारतीय कृषिकरण का वाणिज्यिकरण हुआ, जिससे कि किसानों की हानि हुई, ग्रामीण ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई, गरीबी में वृद्धि हुई, नकदी फसलों को महत्व मिला और खाद्यान्न फसलों की कमी हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रामीकरण हुआ, भारत में ब्रिटिश वित्त पूंजी का आगमन हुआ और भारतीय पूंजीपतियों को हतोत्साहन का सामना करना पड़ा। दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं 1857। 1857 प्रथम स्वाधीनता संग्राम, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट आपसे लिए प्रश्न बन सकते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों जब हम 1857 की याद करते हैं, याद करते हैं, तो हमें उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जन्म लिए हुए मंगल पांडे को याद तो करना ही पड़ेगा। कैसे भूल सकते हैं आप मंगल पांडे को, जिसने एड्रूजेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। 1857 बैरकपुर, सैनिकों द्वारा चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग करने से इनकार कर दिया गया। 1857 के जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं दोस्तों, वो आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से हैं? मेरठ, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, ग्वालियर, झांसी, कानपुर, कल्पी, रांची, आरा, ये सब सेंटर है। और इधर है आपका पूरब में बैरकपुर। अगर इसके कारणों पे बात करें, तो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक कारण जो है इसके लिए महत्वपूर्ण। प्रमुख कारण क्या थी? ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां। लेकिन तत्कालिक कारण क्या थी? चर्बी वाले कारतूस की अफवाह, यानी कि सुअर और गाय की चर्बी से कारतूस का निर्माण। 1857 के रिवोल्ट में कौन कौन प्रमुख था? तो आपको याद रखना होगा, बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, नाना साहेब, लियाकत अली, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, भकत खान और खान बहादुर खान रोहिल्ला। इस नाम को आपको क्या करना होगा? इस नाम को आपको याद रखना होगा। 10 मई को मेरठ में यह प्रारंभ हुआ। 12 मई 1857 विद्रोही दिल्ली पर अधिकार कर लिए और स्वाधीनता संग्राम का जो प्रतीक था वो क्या था? कमल और रोटी। इसको लेकर जो नेतृत्वकर्ता थे, नेतृत्वकर्ताओं में अगर हम बात करें, तो नेतृत्वकर्ता कौन थे 1857 रिवोल्ट के? तो दिल्ली में से जनरल बख्त खान ने, कानपुर में नाना साहेब ने, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, बरेली में खान बहादुर ने, बिहार में कुंवर सिंह ने, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने इसका नेतृत्व किया। अब इससे संबंधित अगर हम कथन पे बात करें कि 1857 के बारे में किन किन लोगों ने क्या क्या कहा, तो दोस्तों कुछ लोगों ने कहा कि यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था। कौन थे वो लोग? वो थे सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। कुछ ने इसे तो केवल सैनिक विद्रोह कहा। कौन थे भैया? तो जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा कि यह तो सैनिक विद्रोह था। बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध किसने कहा था? टी आर होम्स ने। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने की थी? वीडी सावरकर ने कहा था। और तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम, ऐसा किसने कहा था? आरसी आरसी मजुमदार ने। याद रखिएगा, यह कथन कई बार आयोग आपसे पूछ सकता है। रीजन क्या क्या थे? तो सबसे पहला रीजन था इसके फेल होने में, यानी कि 1857 के। तो कुछ तो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन थे, कुछ आपके मिलिट्री रीजन थे और कुछ आपके आइडियोलॉजिकल रीजन थे। एडमिनिस्ट्रेटिव, तो कोई प्लानिंग नहीं थी विद्रोहियों के बीच में, अनऑर्गेनाइज्ड एफर्ट लगाया गया था। लीडरशिप जो है वो काफी कमजोर था और कोई भी इस मूवमेंट का डायरेक्शन नहीं था। मिलिट्री रीजन क्या थे? ब्रिटिश आर्मी के पास जो है वो सुपीरियर इन ऑर्गेनाइजेशन था। ब्रिटिश आर्मी के पास अनलिमिटेड सप्लाई थे और रिबल्स जो है उनके पास रिबल आपके सप्लाई जो थे वो लिमिटेड थे और आउटडेटेड एनिमेशन यानी कि हथियार थे। यानी कि एक तरफ से अंग्रेज बंदूक और तोप चलाते थे, तो वो तलवारों से लड़ रहे थे।
आइडियोलॉजिकल रीजन क्या था? तो ऑल सेक्शन डिड नॉट पार्टिसिपेट, यानी कि प्रिंस एजुकेटेड क्लास जो है वो इन्होंने पार्टिसिपेट जो है इसमें नहीं किया। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम क्या देख रहे हैं कि देयर वाज नो अल्टरनेटिव टू फ्यूडलिज्म पुट फोर्थ बाय द रेबल्स। कुछ किताबें हैं इनसे संबंधित, जैसे कि वीडी सावरकर की एक किताब है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। एस एन सेन ने 1857 के नाम से किताब लिखी। सर सैयद अहमद खान ने असबाब ए बगावत हिंद लिखा और आर सी मजूमदार ने द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857। थोड़ा सा घटना देख लेते हैं। 10 मई 1857 म्यूटनी स्टार्ट हो गया कहाँ? मेरठ में। 11-12 मई को दिल्ली में गैरिसन रिवॉल्ट हुआ। बहादुर शाह ने एक्सेप्ट किया नॉमिनल लीडरशिप को। 20 से 27 मई तक सिपाही म्यूटनी हुआ अलीगढ़ में, इटावा में, मैनपुरी में और एटा में। 30 मई को लखनऊ में राइजिंग हुआ। मई और जून के महीनों में म्यूटनी टर्न इनटू जनरल रिवॉल्ट ऑफ पीपल। 30 जून को ब्रिटिश सफर डिफीट इन द बैटल ऑफ चिन्हट। 25 सितंबर को ब्रिटिश फोर्स अंडर हैवलॉक एंड आउटरम एंटर द रेसिडेंसी इन लखनऊ। जुलाई में साहमल किन इन बैटल और जून में 1858 को जो है रानी झांसी किल्ड इन बैटल। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली है ना। अंग्रेज समर्थक कौन कौन थे? तो ग्वालियर के सिंधिया ने इन्हें समर्थन दिया था, इंदौर के होलकरों ने समर्थन दिया था, हैदराबाद के निजामों ने, जोधपुर के राजा ने, भोपाल के नवाबों ने, पटियाला नाभा और जिंद के शेष शासकों ने और कश्मीर के महाराजा ने जो है 1857 को अपना समर्थन दिया था। परिणाम तो भारतीय राजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया। सरकार द्वारा राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान कर दी गई। भारतीय सेना के नौ गठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया। तो आपसे एक प्रश्न पूछेगा, पील आयोग का गठन किस लिए किया गया? तो आपको उत्तर याद रहेगा, कमेंट में उत्तर दे दीजिए फटाफट। परिणाम क्या हुआ? भारत में कंपनी के शासन का समापन हो गया। भारत में शासन सीधे क्राउन के अधीन हो गया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लग गया और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति लग गई। सबके लिए एक समान कानूनी सुरक्षा का प्रावधान कर दिया गया। तो चलिए, ये तो था 1857 की घटनाएं। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जो बढ़ेंगे उसमें हम बात करेंगे आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। दोस्तों, जब हम आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास के बारे में बात करते हैं तो आता है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम मदरसा कहाँ था। तो दोस्तों, कलकत्ता में अंग्रेजों ने 1781 में वॉरेन हास्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता में प्रथम मदरसा का जो है स्थापना किया गया था। इसके प्रथम प्रमुख थे मौलवी मुइजुद्दीन। फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून में इसमें शिक्षा दी जाती थी। ठीक है। दूसरा आपसे प्रश्न पूछेगा, संस्कृत कॉलेज की स्थापना बनारस में की गई थी। तो आपको याद रखना है 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप जो है वो संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी। कहाँ? बनारस में। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना। एक नाम आपको ध्यान रखना है। आप पूछेंगे कौन सा नाम? तो भैया नाम है चार्ल्स विलिंकिंस का। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि चार्ल्स विलिंकिंस वो थे जिन्होंने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद यानी कि अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और प्रस्तावना जो है इसकी किसने लिखी थी? इसकी प्रस्तावना, भागवत गीता का जो आंग्ल अनुवाद हुआ था उसकी प्रस्तावना किसने लिखी थी? वॉरेन हास्टिंग्स ने लिखी थी भाई, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो एक शिक्षा पे सैडलर आयोग भी बना था। कब? 1917 में। कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए इसकी नियुक्ति की गई थी और इसका विचार जो था वो विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करना था। तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार जो है वो करना आवश्यक था। 1854 की अगर हम बात करें दोस्तों तो 1854 में घटना हुई थी। आपके दिमाग में आएगा क्या हुआ था? याद रखिए, हंटर आयोग। हंटर आयोग या हंटर कमीशन की बात करें तो 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1822 में क्या किया गया था? हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो याद रखिएगा, हंटर आयोग नियुक्ति कब हुई थी? 1822 में, सॉरी माफ कीजिएगा 82 में। 1882 में क्यों? 1854 के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई इसके बारे में समीक्षा करने के लिए। अब भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और 1854 में आपको याद होगा
इनकी जो नियुक्ति हुई थी दोस्तों, वो प्राथमिक शिक्षा में सुधार एवं विकास पर बल देने के लिए किया गया था। ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं उड्स डिस्पैच के बारे में। ठीक है ना। उड्स डिस्पैच, उड्स घोषणा पत्र के बारे में अगर हम बात करें तो उड्स घोषणा पत्र 1854 में चार्ल्स वुड के द्वारा जारी की गया था और मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का। इसका आधार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय की इस व्यवस्था करना। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका क्या आता है, इसके बाद अगर हम बात करें तो हंटर आयोग पे हमने बात कर ली है और प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विचार। कुछ और भी इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए ये अति आवश्यक है। तो आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जैसे क्या याद रखना है, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 को की गई थी। बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी डी के कर्वे के प्रयत्न से। कलकत्ता के प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के द्वारा। वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। 1896 में पूना में विधवा गृह की स्थापना की गई थी डी के कर्वे के द्वारा। अब आ जाते हैं आधुनिक भारत के प्रेस के विकासों के संदर्भ में कि आधुनिक भारत में प्रेस का विकास कैसे हो रहा है। तो दोस्तों याद रखिए, बंगाल गजट जो भारत का पहला प्रकाशित समाचार पत्र था, आपको फिर याद रखना है 1780 ईस्वी में बंगाल गजट का प्रकाशन। ठीक है ना। जेके हिंकी का नाम याद रखना है। 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर लगाया गया लॉर्ड वेलिजुले के द्वारा और प्रतिक्षण अधिनियम पारित हुआ। 1818 ईस्वी में प्रतिक्षण अधिनियम रद्द कर दिया गया, किसके द्वारा? लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के समय जो है आपको जानकारी रखना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया गया था 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार से सजा पाने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। तारक नाथ दास का अखबार था फ्री हिंदुस्तान। राम मोहन रॉय जिन्होंने संवाद कौमुदी, प्रज्ञा का चांद जो कि बंगला में था और मिरातुल अखबार फारसी में प्रकाशन, ये कई बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ये जो भी मैं बात आपसे कर रहा हूं इस पर प्रश्न तो पूछ चुके हैं, है ना। लास्ट 10 साल के क्वेश्चन पेपर को जरूर मिलाइएगा। इंडियन मिरर जो है अखबार जो है वो देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष जो है इनके द्वारा जो है वो लिखा गया है, जो कि संस्थापक थे। गदर गदर जो है वो गदर पार्टी का मुखपत्र था जो कि साप्ताहिक पत्र था और प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से उर्दू भाषा में हुआ था। 9 दिसंबर 1913 इसको गुरुमुखी में भी प्रकाशन किया गया। इसके अलावा मराठी, हिंदी, अंग्रेजी एवं गुजराती में भी इसका प्रकाशन हुआ। और जानते हो एक बात, एक अंक इसकी पख्तूनी भाषा में भी हुई थी। अगला पत्र है अमृत बाजार पत्रिका जो कि शिशिर कुमार घोष जो कि इसके संस्थापक थे। कुछ परीक्षा उपयोगी और भी बातें हैं जैसे कि इंडियन ओपिनियन जो है महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ पत्रिका थी। दक्षिण अफ्रीका से प्रारंभ इन्होंने 1903 में किया था। इसके प्रथम जो संपादक थे वो थे मनसुख लाल नजर और ये प्रकाशन जो होता था वो गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में होता था। अगला है द इंडियन नेशन, कामेश्वर सिंह जो है इनके संस्थापक थे। ठीक है। रामकृष्ण पिल्लई स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे और एक बार प्रश्न पूछ चुका है कि राम कृष्ण पिल्लई का जन्म कब हुआ था, तो 1878 में इसका जन्म हुआ था। गांधी जी के द्वारा अंग्रेजी में हरिजन साप्ताहिक समाचार पत्र अगर हम बात करें तो हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में और हरिजन सेवक जो है वो हिंदी में है। तो हरिजन अंग्रेजी और हरिजन सेवक हिंदी और हरिजन बंधु गुजराती, कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों के तीनों गांधी जी के द्वारा साप्ताहिक समाचार पत्र है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रारंभ जो समाचार पत्र था उसका नाम था इंडिपेंडेंट। भीमराव अंबेडकर के द्वारा बहिष्कृत भारत जो कि मराठी पाक्षिक था। हिंदी पैट्रियाट प्रथम संपादक जो है वो गिरीश चंद्र घोष थे और 1853 से 1855 में ये चला।
1855 ईस्वी में संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी हो गए। सोम प्रकाश जो कि एक बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र था, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा प्रकाशन किया गया था, जिसमें नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ और भी इंपॉर्टेंट जो कि आपके एग्जाम के लिए है। अल हिलाल जो कि उर्दू साप्ताहिक था, अबुल कलाम आजाद के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। लाला लाजपत के राय के द्वारा वंदे मातरम जो कि उर्दू दैनिक था, इसका प्रकाशन किया गया। द पीपल अंग्रेजी साप्ताहिक का प्रकाशन किया गया। कौमी आवाज जो कि एक उर्दू अखबार था और इसका प्रकाशन जवाहरलाल नेहरू एवं रफी अहमद किदवई के द्वारा किया गया। राष्ट्र गुफ्तार जिसका प्रकाशन दादा नौरोजी भाई से संबंधित पत्र है। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट के द्वारा संपादित अंग्रेजी पत्र है। चलिए अब आ जाते हैं कुछ विद्रोहों पे। तो सबसे पहला जो विद्रोह है वो आपके सामने है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855 से लेकर 1856। संथाल विद्रोह के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये एक आदिवासी विद्रोह था। दामन एक कोह में मूलतः आर्थिक कारणों से प्रारंभ हुआ था और इसका नेतृत्व जो किया था सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव नामक 4 भाइयों ने। तो सिद्धू और कान्हू तो आपको नजर आ ही रहे हैं। इसमें ऐड क्या करना है, ऐड करना है चांद और भैरव। ये 4 भाई थे जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। 1855 में संथालों द्वारा भागलपुर क्षेत्र में विद्रोह किया गया। मेजर बारो के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने के लिए गई सेना संथालों द्वारा पराजित कर दी गई। इसीलिए तो कहा जाता है कि संथाल विद्रोह जिसने ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी। अगला जो आंदोलन है आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ये वहाबी आंदोलन से संबंधित है। इसकी उपलब्धि थी कि इसने अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती दी। इसके प्रवर्तक थे सैयद अहमद बरेलवी भारत में। इसका प्रसार क्षेत्र था काबुल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार और मध्य प्रांत। 1830 ईस्वी में बरेलवी द्वारा पेशावर पर कब्जा कर लिया गया था और बालाकोट की लड़ाई में बरेलवी की मृत्यु हो गई। पटना में बरेलवी की मृत्यु के बाद आंदोलन का केंद्र बन गया और बरेलवी की मृत्यु के बाद जो नेतृत्व करता थे वो थे मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली और अहमदुल्ला। अगला जो आपके स्क्रीन पर जो आंदोलन नजर आ रहा है दोस्तों, ये आंदोलन जो है वो है आपका पागलपंथी आंदोलन। पागलपंथी आंदोलन के बारे में बात करें तो इसके कॉजेस क्या थे? ऑप्रेसिव टैक्स, लॉ इम्पोज बाय ब्रिटिश, वॉर बिटवीन बर्मा एंड ब्रिटिश और हाई रेंट रेट्स, यानी कि एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय के द्वारा यह आंदोलन हुआ था और ये करम शाह के द्वारा प्रारंभ किया गया था। जमींदारों के द्वारा मुजारों पर दिए गए अत्याचार के विरुद्ध इस आंदोलन को टीपू के द्वारा चलाया गया। अगला आंदोलन आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है दोस्तों वो है आपका कूका आंदोलन। इसकी शुरुआत 1840 में की गई थी भगत जवाहर मल या सियान साहब के द्वारा। उद्देश्य था सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों का अंत कर इस धर्म को शुद्ध करना। अगला आंदोलन जो दिख रहा है वो है आपका बिरसा मुंडा के नेतृत्व में शुरू की गई मुंडा विद्रोह, जिसका समय था 1899 से लेकर 1900 ईस्वी तक। इसका अन्य नाम जो है वो है उलगुलान और महान हलचल। बिरसा मुंडा के बारे में बात करें दोस्तों तो इनको जगत पिता और धरती आबा के नाम से भी जाना जाता था। बोंगा की पूजा छोड़कर सिंह बोंगा की पूजा करने का इन्होंने आह्वान किया। बोंगा यानी कि अनेक देवता की जगह पर सिंह बोंगा यानी कि एक ईश्वर की पूजा करने की ये बात करते थे। अगला जो आंदोलन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देख रहे होंगे नील विद्रोह, जब भारतीय किसानों के आगे ब्रिटिश हुकूमत के घुटने टेक दिए। नील विद्रोह के बारे में बात करें दोस्तों तो इसका जो समय था वो था 1859 टू 1860। बंगाल की नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से इसकी शुरुआत हुई थी और इसके नेतृत्वकर्ता दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास थे। इसका प्रसार क्षेत्र नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा और दिनाजपुर था। इसका समर्थन हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा किया गया और इसमें नील बगान मालिकों का अत्याचारों का जो चित्रण किया गया था वो दीन बंधु मित्र द्वारा नील दर्पण में किया गया था। तो ये मेरा पूरा प्रयास था कि आपको यहां से कुछ जानकारी मिले। इसके आगे की और भी जो जानकारियां हैं वो मैं अगले क्लास में आप सभी के लिए लेकर आऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा।
हाँ दोस्तों, इसके अलावा ज्योग्राफी का विशेषण आपके लिए चल रहा है। रोज शाम को 6 बजे हिस्ट्री और रात को 9 बजे ज्योग्राफी प्रीमियर होगा। आगे आने वाले क्लासेस में हम पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस पर भी आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। 20 घंटे के इस पूरे के पूरे श्रृंखला में हम हर सब्जेक्ट का क्विक रिवीजन करेंगे और कोशिश करेंगे कि आगामी परीक्षा में आपको 100+ क्वेश्चन देखने को मिले। तो बस बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कैसी लगी क्लास इसका फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, जिससे मुझे इसको सुधारने में और भी ज़्यादा मदद मिलेगी। आपके जो भी सुझाव हैं वो हमेशा आमंत्रित हैं और ये जो सेशन है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो किसी भी सेक्शन के हों, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट इसको शेयर कर दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी इस मुहिम को आप पहुंचा सकें और साथ में ही बने रहिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।